से आए फोन की घंटी घनघना उठती है। लेकिन फोन की घंटी के बाद क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जी, हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद कि इस फोन की घंटी ने क्या कहर बरपाया था। चलिए ऐसा करते हैं कि ये सस्पेंस यही खत्म कर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि सस्पेंस बहुत ज्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए। जो कुछ हुआ वो अपने आप में इतना दुखद है कि हम बयां भी नहीं कर सकते। आखिर बयां करे भी कैसे। यहां दो ऐसी जिंदगियों का सवाल है जो पल पल भीख मांग रही थी इन दहशतगर्दों के सामने। लेकिन इन दहशतगर्दों ने क्या किया, आप जरा खुद ही सुनिए। तारीख 27 नवंबर 2008, वक्त रात के 9:17। जगह नरीमन हाउस। दोनों बंधक महिलाओं को ठिकाने लगाने का फरमान जारी करने के ठीक 40 मिनट बाद इमरान बाबर के मोबाइल की घंटी घनघना उठती है। इससे पहले हुई बातचीत में आपने सुना होगा कि आकाओं ने नरीमन हाउस में मौजूद एक आतंकी को आराम करने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया था और वो मियाद पूरी हो चुकी थी। अब वो फरमान की तामील चाहते थे जो उन्होंने 40 मिनट पहले दिया था। उमर भाई सो रहे हैं? नहीं उठाया। उठाया। उठ गया? जी। चलिए, किधर है वो दोनों? सो रहे। दोनों सो रही? जी। उठाए, एक को उठाए उन्होंने, दूसरे को सोने दे। आपने सुना कि आतंक के वॉर रूम से आदेश मिलता है कि दोनों महिलाओं में से एक को जगाया जाए और उसे ठिकाने लगाया जाए। आगे की बातचीत को सुनकर आप वाकई दहल जाएंगे कि वो किस वहशीपन के साथ उन महिलाओं का कत्ल करने का तरीका बताते हैं। हैवानियत की हद तो ये है कि वो महिला की आखिरी चीख को अपने कानों से सुनना चाहते हैं। कहाँ जाके करेंगे? इधर ही खड़ा करें अपने दरवाजे के अंदर सामने ना। जी। तो गोली सर से गुजर कर बाहर चली जाए। ऐसे खड़े करें कि गोली सर से गुजर कर बाहर चली जाए, कमरे के अंदर ना रुके। ठीक है। करें, मैं सुन रहा हूँ। एक को जो है बांधा हुआ है ना अच्छी तरह। हाँ जी, पाँव खोल दीजिए। हाँ ठीक है, खड़ा करें। बंदे रहते तो बंदे रहे, खुले हुए तो खुला रहे। हाँ जी, उठा रहे। लेकिन नरीमन हाउस के दरिंदे अपने आकाओं के फरमान को अंजाम दे पाते, यानी वो दोनों यहूदी महिलाओं को मौत के घाट उतार पाते, उससे पहले ही उनका फोन कट जाता है। लेकिन इस बातचीत से साफ है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के मास्टरमाइंड ऐसे वहशी दरिंदे थे जो महिलाओं के कत्ल का भी जश्न मनाना चाहते थे। वो बेसब्री से अपने हुक्म की तामील होने का इंतजार कर रहे थे। आशीष खेतान, आज तक। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं 26/11 का सबसे बड़ा खुलासा। हम आपको लगातार सुना रहे हैं दहशत भरी वो आवाज जो लगातार मुंबई की तबाही के फरमान जारी कर रहे थे पाकिस्तान में बैठकर। 7 घंटे की यह बातचीत का ऑडियो टेप है। 60 घंटे के ऑपरेशन के दौरान यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। हमने आपको पहले भी बताया कि जब नरीमन हाउस में 2 यहूदी महिलाएं बंदी थी, उनकी जिंदगी दांव पर थी और किस तरीके से उनके मौत के फरमान जारी होते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन मौत के फरमान जारी होने के बाद किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे आका इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उन महिलाओं की चीख उन्हें क्यों नहीं सुनाई दी। तो क्या हुआ, ब्रेक के बाद। आखिर ये कैसी आवाजें हैं, किनकी आवाजें हैं ये? कौन है ये लोग जो पाकिस्तान में बैठे बैठे मुंबई में घुसे आतंकवादियों को कठपुतलियों की तरह नचा रहे थे? कमांड जिस सफाई से दी जा रही थी उससे जाहिर है कि आतंक के वॉर रूम में बैठे आकाओं के पास नरीमन हाउस, ताज और ट्राइडेंट, इसका पूरा खाका मौजूद है, पूरा नक्शा मौजूद है। और इसी बिना पर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका मुंबई में मोर्चा लिए हर आतंकवादी को यह तक बता रहे थे कि उन्हें कब छुपना है, कब सामने आना है, कब ग्रेनेड फेंकने हैं, कब गोलियां चलानी है और कब आग लगानी है। पहली बार आज तक करेगा हिंदुस्तान के सबसे बड़े आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश, जो हम लगातार पिछले 5 घंटों से कर रहे हैं। पहली बार आप सुनेंगे वो आवाजें जो मुंबई हमले का पूरा खौफनाक सच खुद ही बयान करेंगी। हिट करो, हिट करो, लगाओ फायर, चले को खोल दो, कैमरा खोल दो, लगाओ। हेली हमारे ऊपर हेली आ गया, मेरा ख्याल है इधर जान साहब हेली आ गया ऊपर, हमारे ऊपर हेली आ गया। लगाओ, चले को लगाओ, तो करो। फायर शुरू हो गया। करो
बराबर से फायर शुरू हो गया। उमर कवर लो, कवर लो, उमर कवर लो, कवर लो, कवर। हमारे कमरे में फायर शुरू हो गया, हमारे कमरे में, हमारे कमरे में फायर शुरू हो गया। मोबाइल जेब में रखो, फायर शुरू करो। कमरे के पर्दे टूट गए हैं, दुआ करो हम कमरा छूटने में कामयाब हो जाए। हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। अच्छा जाके इस्तेमाल करो। ये बातचीत तब की है जब नरीमन हाउस के ऊपर सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका था। हेलीकॉप्टर के आने के करीब 1.5 घंटे बाद ही ये दोनों आतंकवादी मार गिराए गए। आशीष खेतान, आज तक। मुंबई में 10 आतंकवादी आए थे और ये 10 मुंबई में जब पहुंचे थे तो पाकिस्तान के किस इलाके से आए थे, क्या इनकी पृष्ठभूमि थी, किस तरह के लोग थे। अजय, इस पूरी बातचीत में एक बहुत अहम चीज उभर कर सामने आती। ताज में जब कार्रवाई हो रही होती है तब फोन पर बातचीत करते वक्त एक आतंकवादी इसमें से देखता है और बोलता है अपने आका को कि सामने एक लाल रंग की बहुत बड़ी कार है जिसमें सीढ़ी लगी हुई है। पता नहीं, पहली बार जिंदगी में देखा। बड़े बड़े जो कंप्यूटर, जो वहां पे एलसीडी लगे हुए थे, उनको वो कंप्यूटर बता रहा है, जबकि वो लाल रंग की जो बड़ी कार जिसको बताता वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी। मतलब जिस शख्स ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी जिंदगी में नहीं देखी, वो मुंबई आता है और मार के चला जाता है। ऐसे कैसे लोग थे और कैसे लोगों का चुनाव किया गया था और क्यों? शम्स, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी और सोची समझी रणनीति है। ऐसे लोगों को चुनिए जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसे लोग जो कि उन क्षेत्रों से आते हैं जिन्होंने आधुनिक जीवन को देखा तक नहीं है। जो शख्स फायर ब्रिगेड को ना पहचान सके वो शहर का रहने वाला यकीनन नहीं हो सकता। जो शख्स ये ना समझ सके कि कंप्यूटर स्क्रीन और एलसीडी या प्लाज्मा में क्या फर्क है, वो वाकई में आधुनिक जिंदगी से बिल्कुल परे है। ऐसे लोग बड़े आसानी से अपने तरीके से मोल्ड किए जा सकते हैं। और जिन लोगों में ये भावनाएं भरी जाती हैं कि किस तरीके से जिहाद के नाम पर आप ज्यादतियां कर सकते हैं, वो यही लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये कूप मंडूप हैं। अगर आप नाले के मेंढक को ही वही करा सकते हैं जो नाले में रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों का चुनाव उनके लिए फायदेमंद था, क्योंकि उनके इशारे पर ही वो यहाँ सारा काम कर रहे थे। बिल्कुल। खौफनाक आवाजें अब भी जारी हैं, बस आप अपने कान तैयार रखिए। हम आपको मुंबई की तबाही की वो तमाम खौफनाक आवाजें लगातार सुनाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक। ये जो 7 घंटे का ऑडियो टेप हमारे पास है, ये अपने आप में कई कहानियां समेटे बैठा है। ऐसा लगता है कि एक तरफ एक शुरू कीजिए तो दूसरी कहीं ना कहीं और तरीके से खुद ही खुद शुरू हो जाती है। आइए अब आपको हम एक बार फिर लेकर चलते हैं होटल ट्राइडेंट में, जहां एनएसजी की मुहिम शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान से रवानगी के वक्त आतंकियों को कहा गया था कि जब वो मारे जाएं तो उनके चेहरे पर चांद सा नूर होगा, बदन से गुलाब की खुशबू निकलेगी। लेकिन क्या हुआ? जाहिर सी बात है, उन्हें जिहाद के नाम पर भड़काया गया था। उन्हें बताया गया था कि जब वो शहीद होंगे तो उनके चेहरे चांदनी की तरह चमकेंगे और पूरा बदन खुशबू में महकेगा। लेकिन महकना और खुशबू आप छोड़िए, जब ये लोग मारे गए तो इनको पहचानना भी मुश्किल था, क्योंकि वो आग में बुरी तरह झुलस चुके थे, उस आग में जो लगाई इन्होंने खुद थी। तारीख 27 नवंबर 2008, वक्त शाम के 5:09, जगह होटल ट्राइडेंट। मुंबई के इस आलीशान होटल में आतंकियों को घुसे 19 घंटे गुजर चुके थे। होटल की 21वीं मंजिल से शुरू हुआ एनएसजी का ऑपरेशन 18वीं मंजिल पर जैसे ही पहुंचा, दो तरफा गोलीबारी शुरू हो गई। एनएसजी के कमांडोज को आतंकियों की पोजीशन का अंदाजा हो चुका था और अब दोनों आतंकी घिर चुके थे। एनएसजी के ग्रेनेड हमले की वजह से इस कमरे में आग लग गई जहां आतंकी छिपे हुए थे। ये फोन कॉल उसी दरमियान की है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? हैं? आए तो नहीं इधर? हैं? आए तो नहीं है इधर? और वो सिंगल फायर कर रहे हैं, ब्रेस्ट कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी। अच्छा, इस कमरे में कितना सर? हाँ जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਰ ਕੋਈ?
ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? जी जी कीते